तो आज से हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। जैसे कि आपको पहले पता है हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था पहले हिंदी व्याकरण के बारे में, है ना। क्या होता है व्याकरण, है किसी को पता? किसी भी भाषा के लिए व्याकरण बनाया गया होता है ना, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे किसी और मतलब कोई और भाषा हो। तो व्याकरण क्यों बनाते हैं, किस लिए पड़ती है व्याकरण की जरूरत? ग्रामर। सामने देखना है यहाँ पे, वो नीचे क्या है वहाँ लिखा है कुछ। क्या होता है व्याकरण? नियमों का बोध कराता है हमें। किसके नियमों का? अगर हिंदी व्याकरण का है, हिंदी का है तो हिंदी भाषा। हाँ, लिख लेंगे व्याकरण की डेफिनेशन पहले तो। व्याकरण क्या होता है, फिर हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। किसी भी भाषा को भली भांति नियमों में समझना व्याकरण कहलाता है। फिर वो भाषा कोई भी हो, ठीक है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी और देश की भाषा हो। तो अब व्याकरण का आपको क्या है, संधि विच्छेद आता है करना? करो भला व्याकरण का। मान लो आपको यही शब्द आ जाता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा व्याकरण का? करो जल्दी से। वी ऐसे। अब इसमें बताएंगे क्या क्या चीजें हैं। कहाँ पर है उपसर्ग, कौन कौन से? ये उपसर्ग है। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है भाई, ये दोनों उपसर्ग है, सही है। यहाँ पे ध्यान दो, समझ लो इसको, ठीक है। ये ठीक है, ये दोनों क्या है, उपसर्ग, और लास्ट में प्रत्यय। मतलब दो उपसर्ग लगे हैं आपके व्याकरण में और एक प्रत्यय, तो इन दोनों उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बना है व्याकरण, ठीक है। फिर व्याकरण के आते हैं चार भाग। सबसे पहले आता था आपका वर्ण विभाग, कौन सा? जिसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे। दूसरा क्या था? शब्द विभाग। तीसरा है आपका कौन सा? तीसरा वाक्य है, तीसरा है पद विभाग। शब्द के बाद पद, और लास्ट में आपका फोर्थ पार्ट वाक्य विभाग, ठीक हो गया। तो आपका सबसे पहले आता है वर्ण विभाग, जिसमें आपका आता है क्या? वर्णमाला, जिसमें आपके स्वर और व्यंजन आते हैं, उनका वर्गीकरण आता है ना। तो वर्ण विभाग में हम क्या पढ़ेंगे? पूरी वर्णमाला के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बताएंगे कि वर्णमाला क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है वर्णमाला की? ओनली क्रमबद्ध है, सिर्फ क्रमबद्ध ही, पर बोलना सीखो पहले। लिखो, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित और क्रमबद्ध, अगर ये व्यवस्थित ना हो तो क्या कहलाएंगे? फिर क्या कहलाएंगे? वर्ण समूह, ठीक है, समूह में, ठीक है। जैसे हम आगे पीछे बोलेंगे वर्णों को तो वर्ण समूह, लेकिन अगर हम व्यवस्थित यानी व्यवस्था में होंगे, वो क्रमबद्ध में होंगे, मतलब ठीक है, जिस तरह से लिखे जाते हैं उसी तरीके से बोलेंगे तो वो क्या होंगे? वर्णमाला कहलाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। अरे एक ही लाइन इसमें और ऐड कर देंगे, यदि वर्ण व्यवस्थित क्रम में ना हो तो, यदि वर्ण व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में ना हो तो वर्ण समूह कहलाते हैं। वर्ण समूह, वर्ण समूह से क्या समझे?
जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क ग या त च, ऐसे करके अलग अलग दे दिया आपको कुछ भी, तो वो वर्ण समूह ठीक है, समझ गए। अब आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? कितनी है बोलो, फर्स्ट बेंच में बताए। जब आप शुरू में जाते हैं ना स्कूल में, तभी आपको ये सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं स्कूल में, पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको बताते हैं वर्णमाला। अभी सिखाऊं मैं आपको यहाँ पे वर्णमाला, क ख ग घ अ आ है, सब कुछ सिखाऊं। कितने होते हैं स्वर हमारे? अच्छा अच्छा, मतलब जो पढ़ा वो सब भूला। लिखो, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, और ब्रैकेट में साथ में लिखेंगे लेखन के आधार पर भी, ठीक है, लेखन के आधार पर कितनी हो सकती है? कोई आइडिया? हाँ 52 यानी 52। समझ में आया? कितनी होती है? 52, 52। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अब लेखन के आधार पर, मैंने लिखवाया 52, अगर बोले कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो बताएं ये चीजें पहले भी, तो बोलोगे कितनी है? हाँ, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45। लेकिन क्या क्या आता है इसमें, पर ये भी पता होना चाहिए। 45 कैसे? क्या क्या आता है इसमें बताओ? 45 तो है, लेकिन क्या क्या आता है इसमें? देखो 52 है ना आपके, इसमें कितने 13 स्वर आ गए। अगर आपको आगे लिखना है, ऐड करना है, तो इस तरीके से लिख लेना है 13 स्वर है, तो आपके मूल स्वर 11 ही है। जब आपसे पूछेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है। तो उसमें क्या चीजें आ जाती है? अंग और आ, जो अयोगवा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद 33 व्यंजन, उसके बाद 4 आते हैं आपके कौन से? संयुक्त व्यंजन, ठीक है, और 2 आते हैं आपके और 2 आते हैं द्विगु। कितने हुए? हो गए, हो गए, है ना, पूरे हो गए। लेकिन अब आती है बारी 45 की, तो इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन, 10 स्वर और 35 व्यंजन, ऐसे याद करना है। अब 35 व्यंजन आप बोलेंगे कि ऊपर तो 4 संयुक्त व्यंजन भी हो, कहाँ गए? तो इसमें क्या है? 10 स्वर आ गए, यहाँ दो ध्यान। 35 33 आपके ऑलरेडी व्यंजन थे, ठीक है, और 2 उसमें द्विगु व्यंजन और जुड़ गए इसमें। समझ आ गया? ऐसे समझना है, ऐसे नहीं संख्या बता दी बस, पता है नहीं क्या 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 चीजें आई उसमें, ठीक है। आगे लिखो वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद स्वर और व्यंजन आएंगे आपके, ठीक है। वर्ण लिखेंगे, वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है? भाई करवाई आप, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाई है। क्या होती है? अब एक एक चीज आपसे पूछूंगी मैं, फिर लिखूंगी यहाँ पे। अब रिवीजन ही समझ लो कि मेरी रिवीजन ही हो रहा है और कुछ नहीं है। एक और चीज आती है इसमें, मूल वर्ण। मूल वर्णों की संख्या क्या है? देखो 11 स्वर, जब आपसे पूछते हैं ना कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। व्यंजनों की संख्या पूछ जाती है, कितनी होती है?
यहाँ से लेकिन 33 व्यंजन, कुल व्यंजन आपके मूल जो है वो है 33। कितने हैं? 33। ऐसे जनरली क्वेश्चन नहीं आता आपको कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, वहां मूल या मूल नहीं दिया होगा, सिर्फ इतना पूछा होगा कि कुल व्यंजन कितने हैं, तो 33 है। ठीक है, कुल स्वर तो कितने? 11। और यही आपके मूल स्वर भी है और मूल व्यंजन भी है। तो मूल वर्ण कितने हुए पूरे? हाँ, कितने हुए? तो साथ में ऐड कर देना यहाँ पे मूल वर्णों की संख्या कितनी हुई? 44, यानी 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, ऐसे ऐसे करना यार। वर्ण की डेफिनेशन लिखो। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाता है। जैसे अ, ई, उ। ठीक है, क। अब आप क इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लगाएंगे? व्यंजन जब लिख ऐसे, इनको नहीं पढ़ सकते हम बिना स्वर की इसकी सहायता से। ठीक है, तो ये वर्ण कहलाएंगे। समझ में आया? इसके बाद लिख लिया, ये लिख लिया। इसके बाद देखो एक चीज बताती हूँ मैं आपको। एक चीज आती है इसमें लिपि चिन्ह। क्या होता है? क्या होती है लिपि? पहले तो लिपि के बारे में बताओ। क्या होती है लिपि? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? और अंग्रेजी की? तो लिपि क्या हुआ फिर? जो मैं दर्शाती भाषा को। हाँ, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। जैसे हम कुछ भी उच्चारण कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ अ, ई, उ। ठीक है, तो हम उस बोलने को लिखने का ढंग, अब देखो किन चिन्हों में लिख रहे हैं हम, तो वो क्या कहलाती है? हमारी लिपि। लेकिन वर्ण क्या है? वर्ण है, क्या है वर्ण? ध्वनि का लिखित रूप है। यहाँ पे ऐड करना है ऐसे। जब आप पूछे तो वर्ण को ही ध्वनि और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, लेकिन क्या? लिखित रूप में, है ना? किसका लिखित रूप है ये? ध्वनि का। और ध्वनि क्या है? मौखिक रूप किसका? वर्ण का। तुम्हारा ध्यान तो पूरा बाहर जा रहा होगा कि हमने भी जाना था, डांस करना था, हैं? पैर तो नहीं थिरक रहे यहाँ पे। वो बाहर का ध्यान छोड़ दो, इधर ध्यान दो। क्या बताया मैंने? ध्वनि क्या है? देखो इसको कितनी हंसी आती है, पता नहीं, इसका ध्यान तो पूरा बाहरी है ना? वही पहुंच के नाच तो नहीं रहा है, खुद को इमेजिन कर रहा होगा वहां पे मैं डांस कर रहा हूँ। क्या बताया मैंने? ध्वनि क्या है? और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है, हम कुछ भी उच्चारित करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो जिस ढंग में हम लिखते हैं, ठीक है, वो वर्ण। और लिपि चिन्ह क्या हुआ फिर? ओ भाई बोलते से पूछ रही हूँ मैं, आप मत बोलो, इनसे पूछ रही हूँ मैं। आपको पता लगना चाहिए। अब और बोल रहे हैं तो आप ये मुंडी लाते हैं क्या? मैं आ गया, पूछो तो कुछ नहीं आता। क्या होता है लिपि चिन्ह? बोलो। क्या? जोर से बोल, मेरे को नहीं कुछ सुनाई दे रहा। एक तो बाहर कितनी आवाज आ रही है। चिन्हों का कुछ ऐसा। चिन्हों का कुछ क्या है? नहीं आया समझ ना? नहीं आया है? क्या है इसमें? आ गया है तो फिर मैं क्या पूछूं तब से? तो बोलना था नहीं आया, मुझे तो बात बताओ, ऐसा बोलने में क्या है? मैंने बोला जैसे कि मैंने कुछ भी उच्चारण किया या कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको दिख रहा है मैं अ बोल रही हूँ, तो अ कैसे लिख रही हूँ? कुछ सिंबल बनाया, कुछ प्रतीक बनाया, कुछ चिन्ह बनाया मैंने, तभी तो अ पहचान रहे आपकी अ है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? हम लिपि बोलेंगे। जिस ढंग में हम लिख रहे हैं, जिस शैली में हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? लिपि चिन्ह। तो ये क्या हुआ? लिपि चिन्ह। ठीक है, किस भाषा का? कौन सी भाषा है?
हिंदी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हाँ ठीक है। इसमें आप और लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? वो मौखिक रूप में क्या है? वर्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये अगर स्पेशल मेंशन किया हो कि मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो क्या कहेंगे आप? ध्वनि, क्योंकि मौखिक रूप में पूछा है, स्पेशल मेंशन किया होगा तभी। ठीक है, लिखित रूप में बोला होगा कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो भी वर्ण। ठीक है, लेकिन सिंपली अगर आपसे पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो क्या है? वर्ण ही है। समझ में आ गया? और इसमें एक और चीज ऐड करो अगर नहीं लगा पता, ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये लाइन ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं लगा है अभी पता तो क्या लिखवाया? ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो भी हम ध्वनि कुछ भी बोल रहे हैं, जिस ढंग में लिख रहे हैं वो क्या है? वर्ण है। अब वर्ण के होते हैं कितने भेद? पता नहीं वो है ना एकदम कोरा कागज आ गया है यहाँ पे और अब छापते रहो है, नहीं है कुछ भी पता। कितने भेद होते हैं वर्ण के? क्या क्या चीज आती है वर्णमाला में? जब हम कुछ भी लिखते हैं, अक्षर को लिखते हैं तो उसमें क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। तो और क्या है इसमें? बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा तो कुछ याद रखा करो भाई। कल को शादी भी करनी है, बच्चे भी होंगे, उनको पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना उनको? वो बोलेंगे बताओ लाओ में, फिर क्या बताना आपने? हमें नहीं आता कुछ भी। शर्माइया कुछ टाइम बोलते हो ऐसा, पढ़ा करो थोड़ा, कुछ तो याद रखा करो। कितने भेद वर्ण के? या वो भी सोच में दो। पहला है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। वर्ण में दो ही चीजें आती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे क लिखा मैंने, ठीक है, एक लिखा मैंने क और एक लिखा मैंने इस तरीके से। इन दोनों में क्या फर्क है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इस चीज को क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? बोलो। एक में मैंने इसमें स्वर जोड़ दिया हुआ है, इसमें स्वर जोड़ा है, इसमें क्या है? बिना स्वर के है, नीचे वाले में जोड़ा है स्वर, नीचे वाले में जोड़ा है स्वर। ठीक है, निशा बोल रही है नीचे वाले में जोड़ा है स्वर, आप बोल रहे हैं इसमें जोड़ा है स्वर। कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है, आप गलत बोल रहे हैं। इसमें नहीं जोड़ा है स्वर, ये बिना स्वर के है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अगर स्वर लगाएंगे तभी का बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका व्यंजन जो है, जब अक्षर, इसको हम अक्षर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अक्षर, क्योंकि अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। और ये क्या होता है? वर्ण। समझ में आया? ठीक है, आपकी जो वर्णमाला है वो सारी अक्षरात्मक है। कैसी है? क्वेश्चन आता है कि देवनागरी, जो आपकी देवनागरी लिपि है उसमें जो आपका वर्ण है वो अक्षरात्मक है या चित्रात्मक है, जो भी है, तो क्या है? अक्षरात्मक है इस टाइप में। समझ में आया? इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ऐड होते हैं। व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब ये बिना स्वर के है तो इसको हम नहीं पढ़ सकते, सिर्फ समझाने के लिए बोलते हैं कि ये क है, लेकिन इसको हम नहीं प्रोनाउंस कर सकते स्वर के बिना। ठीक है, तो स्वर के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले स्वर क्या होता है? कितने हैं कुल स्वर? आप तो नहीं बोलेंगे, बोलना भी नहीं है। ठीक है, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सके। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, मतलब इनका उच्चारण कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, लिखा
वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सके स्वर कहलाते हैं। फिर लिखेंगे आप स्वरों की कुल संख्या 11। ठीक है, अब इन 11 स्वरों को लिखो जरा, देखती हूँ जरा किस किस स्वर का 11 स्वर। लिखो जल्दी से, लिखो। एक मुंडी नहीं लानी नहीं आता, ट्राई करना पड़ता है, ट्राई नहीं कर सकते तुम। लिखो जल्दी, स्टार्टिंग कहाँ से होती है वर्णमाला में? है? लिखो जल्दी। सबसे पहले स्कूल में गए थे, सबसे पहले अ अनार सिखाया आपने, सिखाया? अ अनार आ आम, तो वही तो स्वर है आपके। इसलिए तो आए आप, ताकि आप सीख सको। दूर दूर नहीं आना, इकट्ठा इकट्ठा लिखो, ये दूर दूर क्या अनार भी बना है। लिखा? शर्माने वाली बात नहीं है, ये नहीं सोचो कि हम छोटे बच्चे बना दिए हमसे लिखवा रहे हैं, ये पता होनी चाहिए। ऐसा लिखा सबने, इसको क्या पढ़ते हैं? ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं दो चीजें और, ये हो गए आपके 13 पूरे। ठीक है, वैसे तो ये जो दो है, जैसे दो है आपके अंग और आम, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंग को हाँ अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग, है ना। संस्कृत में जैसे लास्ट में राम पढ़ते थे, कुछ भी है तो वो विसर्ग भी आती, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? अयोग। वैसे तो ना तो ये स्वरों में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजनों में, लेकिन जब भी आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग व्यंजनों में भी हो जाता है और स्वरों में भी हो जाता है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम टाइम को स्वरों के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो कुल कितने हो गए आपके? पूरे 13। ये जो 11 है ना आपके 11 स्वर, ये है पारंपरिक जो वर्णमाला थी हमारी उस हिसाब से, ठीक है। और ये जो 13 है ये आधुनिक वर्णमाला के अनुसार। समझ में आया? याद रखने के लिए लिखना है तो लिख लो। 11 जो थे आपके वो पारंपरिक वर्णमाला के अनुसार और 13 जो है आधुनिक। और ये जो 11 स्वर हैं इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर, जो मैं आपको पहले बता चुकी। उसमें कौन री नहीं होगा, उसमें री को नहीं काउंट किया जाता उसमें, ठीक है। री को काउंट नहीं किया जाता। वैसे तो ये है मात्रा भी, लेकिन नहीं किया जाता बस। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अ आ इ ई उ, ठीक है। तो जैसे हम बोलते थे ना छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, तो इस तरीके से नहीं बोलना। इनको क्या बोलते हैं? लघु और दीर्घ। लघु और दीर्घ में याद रखना है इनको, दीर्घ ऐसे, ठीक है। लघु और दीर्घ। तो यहाँ पे री बताओ मेरे को, री क्या है? लघु है कि दीर्घ है? वो जल्दी। और ये ए और आई, ओ और औ, ये दोनों भी लघु दीर्घ है ना। कैसे है दीर्घ? अब आपका ए आ गया और ए आ गया, ये कैसे है दीर्घ बताओ? क्योंकि इनमें दो स्वर आ रहे हैं ना, ठीक है। कौन सा? ए में कौन कौन से स्वर आ रहे हैं? किन से मिलकर बना है ए? और क्या? य स्वर है। क्या है यहाँ पे? ए किससे मिलकर बना है? ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे याद रखना। छोटी ई मतलब
लघु भी जो भी है इससे बना है। और तब ए आई कैसे बना है? और बड़ी हाँ इस तरीके से, ठीक है। और ओ कैसे बना होगा तब? है हाँ ठीक है, इस तरीके से। ये आंसर आया, अभी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ऐसा तो लग रहा है मैं पहली क्लास में बैठा, लग रहा है तो ऐसा ही समझो कि मैं पहली क्लास में बैठा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता, आज सीख रहा हूँ, ठीक है। वैसा ही है, और क्या है, वैसे तुम्हें नहीं है पता कुछ भी, तो ऐसा ही समझ लो आज के लिए, ठीक है। और ये जो री वर्ण है ना आपका, ये है आपका लघु वर्ण। इसका दीर्घ रूप पता कैसा है? ऐसा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा जो संस्कृत में यूज होता है, ये है दीर्घ रूप इसका, ठीक है। दीर्घ वर्ण ये है और लघु ये है, ठीक है। लघु वर्ण है। और अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछा जाए, इसका लिंग पूछा जाए कि कौन सा है, तो ये है आपका क्या 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 हो सकता है, बोलो जो आपको लगता है। हाँ ठीक है, स्त्रीलिंग। समझ में आया? एक और लिखेंगे आप, हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है, वो भी बताई है मैंने पहले। मात्राओं की संख्या, एक टाइप से रिवीजन ही समझ लो कि ये रिवीजन ही हो रहा है और कुछ नहीं। बोलो। हाँ हिंदी मैंने यहाँ पे लिखी है, अब यहाँ पे ही मात्राएं ढूंढ लो कि कौन कौन सी है मात्राएं। यहाँ से ही कर लोगे आप काउंट। 10 है पक्का? हाँ कौन कौन सी है? और भी है और नहीं है, बाकी सब है ना। समझ में आया आपको? ए मुंडी ला रहा है, मुझे पता था कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी मात्राएं बताई? कौन कौन सी है? किसको छोड़ के बोला? हाँ औ को छोड़ के बाकी औ तक मात्राएं मात्राएं, ठीक है। इसके बाद लिखो स्वरों का वर्गीकरण, वो भी पहले बताया है। सबसे पहला वर्गीकरण लिखेंगे आप, जो कि एक हमारा सिंपल क्वेश्चन होता है कि स्वर के कितने भेद हैं, कितने होते हैं स्वर के भेद। अब ऐसे मत बनाओ शक्लें, ये तो मुझे खुद पे ही वो हो रहा है कि भाई मैंने क्यों पढ़ाया था तो आपको भी, एक थोड़ा सा तो रह जाता है माइंड में, नहीं इतना बताया था। कितने बताए थे? रिपीट वन, मतलब नहीं पढ़ रहे हो आप? हाँ 3, ठीक है। कितने होते हैं स्वरों के भेद? 3, जो कि आपसे जनरली क्वेश्चन सिंपल वे में पूछा होगा, लेकिन अगर आधार के बेस पे पूछा होगा कि वर्गीकरण के बारे में पूछा होगा, तब आपने क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट है आपका मात्रा, क्या लिखेंगे? ऐसे हेडिंग देना, स्वरों का वर्गीकरण। पहला है आपका मात्रा उच्चारण, मात्रा स्लैश लगाना है, मात्रा उच्चारण या काल के आधार पर स्वर के प्रकार। उच्चारण, मात्रा या काल। लेकिन अगर सिंपल वे में पूछा जाएगा तो कितने लिखने हैं आपने? 3 लिखने हैं, जो कि सिंपल वे में होता है आपका स्वर के प्रकार। पहला कौन सा होता है, पता कुछ? कौन सा? जी बोल रहा है, बोला। हाँ एक तो दीर्घ हो गया, दूसरा एक पहले आता है आपका ह्रस्व स्वर, याद आया? दूसरा है दीर्घ, तीसरा कौन सा है? पर करो यार जल्दी, थोड़ा जोर लगाओ अपने दिमाग में, प्रेशर डालो थोड़ा। कौन सा हो सकता है? नहीं है, प्लुत। पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ा करो, क्या करते हो तुम? तो बोला है बाकी सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई में डूब जाओ, निकलना ही नहीं है जब तक। क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस स्वर में, ह्रस्व स्वर के बारे में लिखेंगे, जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में केवल
एक मात्रा का समय लगता है केवल कितनी मात्रा? एक मात्रा का समय, केवल एक मात्रा का समय या बहुत कम समय, ठीक है, बहुत ही अल्प मात्रा में समय लगता है। मतलब जैसे वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे इसमें आपके 4 ही स्वर आते हैं, अ, ई, उ और री। कुल कितने हो गए? 4 स्वर आते हैं, याद रखने हैं ह्रस्व स्वर में। और ये ही आपके स्वरों के मूल स्वर हैं। किसके? स्वरों के भी मूल स्वर। पहले तो मैंने आपको बताया है कि मूल स्वर कितने हैं, वो किसके हैं? वर्णमाला में, ठीक है। स्वर के कितने मूल स्वर कितने हैं? 11 है। लेकिन जब आपके स्वरों के भी मूल स्वर पूछते हैं तो कितने हैं? 4। सुनाई दे रहा है? कान की बंद हो गए हैं? क्या बोला मैंने? स्वरों के हाँ, कितने हैं? 4, अ, ई, उ और री, ठीक है। इसको साथ में ऐसे लिख लेना, मूल स्वर, याद रखने के लिए। पूछूंगी दोबारा कल, याद रखना है। स्वरों के मूल स्वर हैं 4, अ, ई, उ, री। दूसरा लिखो दीर्घ स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से 2 गुना समय लगता है। पहले में क्या हुआ था? सिर्फ एक मात्रा का समय लगा, दूसरे में 2 मात्रा का। तो कौन कौन से स्वर आ सकते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगेगा? और जितने भी दीर्घ स्वर, ठीक है। आ गए आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए टोटल? ये 7 जमा 4 कितने हो गए? 11 टोटल हो गए आपके मूल स्वर, है ना। 4 पहले आ गए थे आपके, 7 बाकी बच गए, वो दूसरे में आ गए। तो प्लुत स्वर क्या है? विप्लुत स्वर। लिखो इसके बारे में। जिस स्वर के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से 3 गुना समय लगता है, एक मात्रा से 3 गुना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे 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 क्या? ओम ऐसे करके लिखते हैं, या किसी का नाम हम ऐसे पता कहाँ यूज करते हैं, किसी को पुकारने का, जैसे हम जोर से आवाज लगाते हैं ना, जैसे किसी का नाम थोड़ा देर से करते हैं, हम थोड़ा प्रोनाउंस है ना, जोर से बोलते हैं ना, किसी को आवाज लगानी हो, कोई बहुत दूर जैसे हम उसको आवाज लगाते हैं, तो वहां पे इसका प्रयोग होता है। एक जैसे किसी नाटक वगैरह संवाद में किसी को पुकारने के लिए, वहां भी ऐसे इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ किसी को आवाज लगानी है और राम जोर से बोलेंगे हम, वहां पे इतनी मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर होते हैं। ना पता चला? फिर इसमें एक चीज आती है संयुक्त स्वर। तो व्यंजन में भी पढ़ा है आपने ना, संयुक्त व्यंजन। तो आपका एक चीज आती है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होता है, लिखेंगे इसके बारे में। जो स्वर 2 या 2 से ज्यादा स्वरों से मिलकर बने, 2 या 2 से ज्यादा, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब कौन बने होते हैं आपके 2 से ज्यादा स्वरों से मिलकर? कौन से स्वर बने हैं? अब आप बताएंगे मेरे को। ये आपने बात की, ये वाले सारे ये बना था ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और एक री भी आ जाता है इसमें, री को ऐड कर लेना, बाकी ये सारे, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ और री 5 आ ये गए, में कौन सी दूसरी? र और ई, ठीक है। री की मात्रा नहीं है, एक आता है, फिर लिख लेना इसको,
5 स्वर आते हैं इसमें, कौन कौन से? ए आई ओ औ और री। फिर आता है लास्ट है आपका इसमें आगत स्वर। क्या होता है आगत स्वर? आगत क्या होता है? है क्या बोला? जोर से बोल, तो मेरे को सुनाई दिया। आया हुआ आगत, कहाँ से आया हुआ? विदेश से। ठीक है, जैसे इसमें आता है एक स्वर अ, ये है अंग्रेजी शब्दों के लिए यूज होता है, ये अंग्रेजी शब्दों के लिए। अ से क्या बनेगा आपका? है क्या शब्द बनेंगे अ से? नहीं बनता कुछ भी। ऑफिसर। हाँ, और क्या? आना। अ से ये ऊपर लग रही है ना आपको, देखो अ, ये एक ही स्वर है आपका। ये मतलब मात्रा की सीधी समझ में क्या समझ रहा है आप? इससे बनते हैं शब्द अंग्रेजी के वो भी। ठीक है, चलो फिर हिंदी में लिखेंगे। जैसे कॉल लिखते हैं उसमें लगता है कि स्वर कॉल। हाँ, ऐसे ढूंढना है आपने, इस पे सर्च करना, समझ में आया? थोड़ा काम आपके लिए छोड़ देती हूँ, बाकी आज के लिए इतना है। समझ में आ गया? और ये सारा रिवाइज करके लाना है, कल मैं दोबारा पूछूंगी आपसे सारा, इससे रिवाइज हो जाएगा। वैसा मत सोचना कि मतलब आगे आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? हाँ, क्या ये तो शर्माता बहुत है।